क्लास 10th जियोग्राफी के चैप्टर फर्स्ट की, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड Subscribe to my channel and also press this bell तो चलिए icon. गाइस, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं जिनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि जो कोई भी हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं इसको हम रिसोर्स कहेंगे? ऑफ कोर्स यस, इनको हम रिसोर्स ही कहेंगे। तो इस वीडियो में हम इन्हीं रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हेन वी यूज समथिंग टू सेटिस्फाई अ नीड, इट बिकम्स अ रिसोर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अ नीड, इसको हम रिसोर्स कहते हैं। तो क्या सारी चीज़ों को हम रिसोर्स कह सकते हैं? ऑब्वियसली यस, लेकिन अगर हमें पता होगा कि इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जाम्पल जो मिनरल्स हमारी अर्थ में पाए जाते हैं वो तभी रिसोर्सेज बन सकते हैं जब हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी कि इनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है, और एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए जिससे हम इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी नीड के हिसाब से उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक रिसोर्स इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। सपोज करो कि हम कहीं से कोई मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे इसके, यानी कि गुड रिटर्न्स हमें मिलेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो हमारा लेबर था या जो हमारी टेक्नोलॉजी उसमें हमें लगी, उसमें हमें ज़्यादा खर्चा हुआ एज़ कम्पेयर टू दी यील्ड ऑफ दैट मिनरल, तो उसको हम रिसोर्स नहीं कह सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि एक मिनरल इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी भी सोसाइटी की कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एथिक्स और ट्रेडिशंस। सो बेस्ड ऑन दीज पर्सपेक्टिव्स हम रिसोर्सेज को डिफाइन करते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड to satisfy our needs provided it is technologically accessible, यानी कि जो हमारी प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी से हम इन रिसोर्सेज को अगर निकाल सकते हैं तभी हम इनको रिसोर्स कह सकते हैं। एंड इट शुड बी इकोनॉमिकली फिजिबल, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला है, एंड इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो इनको हम क्या कह सकते हैं? इनको हम रिसोर्सेज कह सकते हैं। तो तभी हम इनको क्या कह सकते हैं? ये एक रिसोर्स है। सो अ रिसोर्स दैट इज नेचुरली अवेलेबल टू अस इज कॉल्ड अ नेचुरल रिसोर्स। लेकिन एक नेचुरल रिसोर्स को हम किसी दूसरे रिसोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन ओर है जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है। तो आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद मिक्स किया जाता है लाइमस्टोन एंड कोक के साथ और इसको हीट दी जाती है इन अ ब्लास्ट फर्नेस। इस टेक्नोलॉजी से हम आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें हार्मोनियस इंटरेक्शन बिटवीन द नेचर एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, सो डैट कि जो हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो कन्वर्ट होके यूजफुल फॉर्म में हम तक पहुंच जाए। लेकिन नेचर एंड टेक्नोलॉजी तब ही अच्छी तरह से काम कर सकते हैं जब एक और चीज़ इनके साथ ना मिले, और वो क्या है? वो है इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जांपल आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करने के लिए हमें माइनिंग इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। तो स्टील बनाने के लिए हमें स्टील इंडस्ट्रीज़ या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमने स्टील बनाया, लेकिन इसके फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें मार्केट्स की ज़रूरत है। इन सभी को हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सो ऑन द बेसिस ऑफ origin we have two types of resources. One is called the biotic and another is called the abiotic resources. Now what are biotic resources? इन रिसोर्सेज को हम बायोस्फीयर से हासिल करते हैं और इनके पास लाइफ भी होती है, जैसे कि लाइव स्टॉक है, ह्यूमन बींग्स है, फ्लोरा एंड फाना है,
फिशरीज है, इन सभी को हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। जो दूसरा रिसोर्स है वो है एबायोटिक रिसोर्सेज। सो एबायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रॉक्स है, मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं ये इंक्लूड होते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज में। सो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे भी हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं उनके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो मैकेनिकल प्रोसेसेस से या फिजिकल या केमिकल प्रोसेसेस से रिन्यू किए जा सकते हैं, इनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि रिन्यू का मतलब होता है फिर से बनना या बनाना। फॉर एग्जांपल जो सोलर एनर्जी है ये भी रिन्यू होती है, विंड एनर्जी वो भी रिन्यू होती है, या जो हमारे पास वाटर है, फॉरेस्ट है या वाइल्ड लाइफ है, ये सभी जो चीज़ें हैं इनको हम रिन्यू कर सकते हैं। डेट्स वाई हम इनको क्या कहते हैं, renewable resources. Now we have another set of resources that is called the non-renewable resources. So non-renewable resources वो resources होते हैं जिनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे कि जो मिनरल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि कोल होती है, उनको बनने में मिलियंस या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। अगर इन रिसोर्सेज को हम कंटिन्यूसली यूज़ करते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे पास कोई भी रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा। सो इसलिए हमें क्या करना है, हमें ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इनको हमें जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो और आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि किस रिसोर्स का ओनर कौन है, किसी भी रिसोर्स का ओनर कौन है, इसके बेसिस पे भी हमने जो हमारे रिसोर्सेज हैं इनको हमने डिवाइड किया है 4 टाइप्स में। तो सबसे पहले जो है वो है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, नंबर नेक्स्ट इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, नंबर 3rd इज द नेशनल रिसोर्सेज एंड नंबर 4th इज द इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो बिलोंग करते हैं टू ए स्पेसिफिक पर्सन, जैसे कि जो फार्मर्स हैं उनके पास अपनी ज़मीन होती है जहाँ पे वो फार्मिंग करते हैं, इसी को हम इंडिविजुअल रिसोर्स कह सकते हैं। या जो हमारे अर्बन एरियाज़ के लोग होते हैं उनके पास उनकी हाउसेज होते हैं या प्लाट्स होते हैं, इनको भी हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं। नंबर नेक्स्ट इज दी कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। ऐसे भी कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो बिलोंग करते हैं टू ऑल द मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी, जैसे कि ब्यूरियल ग्राउंड्स हैं, ये ब्यूरियल ग्राउंड्स भी बिलोंग करते हैं टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, या जो ग्रेजिंग लैंड है या प्ले ग्राउंड्स है, पब्लिक पार्क्स हैं, ये रिसोर्सेज हर किसी मेंबर के लिए अवेलेबल होते हैं। डेट्स वाई इनको हम कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज कहते हैं, यानी कि कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज पे हर किसी मेंबर का हक होता है जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में रहता है। सो इसी तरह हमारे पास जो सेकंड टाइप ऑफ रिसोर्स है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वो है नेशनल रिसोर्सेज। ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो बिलोंग करते हैं टू ए पर्टिकुलर नेशन, यानी कि जिन पे खाली एक ही नेशन का हक होता है। अब सपोज करो कि जो इंडिया है, इंडिया की जो बाउंड्री है, पॉलिटिकल बाउंड्री है, इस पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो कोई भी रिसोर्सेज होते हैं वो बिलोंग करते हैं इंडिया को, और जो इस बाउंड्री से बाहर है वो बिलोंग करते हैं उस कंट्री को जिससे वो लैंड बिलोंग करती है। और इस नेशन के पास लीगल पावर भी होता है इन रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए। For example, all the minerals, water resources, wildlife within the political boundaries and the oceanic area up to 12 nautical miles, यानी कि जो ओशन एरिया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सपोज करो कि ये ओशन एरिया है, और यहाँ पे लैंड की अगर हम बात करेंगे
जो जिसको हम यहाँ पे बेस लाइन कहते हैं, बेस लाइन से लेके जो ओशनिक एरिया है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। अब 1 नॉटिकल माइल जो होता है, 1 नॉटिकल माइल होता है बराबर 1.852 किलोमीटर। तो इसका मतलब है अगर हम 12 नॉटिकल माइल उसको चेंज करेंगे किलोमीटर्स में तो हमारे पास आते हैं 12 नॉटिकल माइल्स 22 किलोमीटर। तो डैट मीन्स कि 22.2 किलोमीटर तक हमारे पास हक होता है एक कंट्री का कि वो वहाँ पे अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्वायर कर सकता है, जिसको हम टेरिटोरियल वाटर भी कहते हैं। यानी कि जो ओशनिक एरिया होता है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स या अप टू 22.2 किलोमीटर, उसको हम टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। इस टेरिटोरियल वाटर में कोई भी जो नेशन होता है, कोई भी जो कंट्री होती है, वो वहाँ पे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फिशिंग कर सकते हैं, ड्रिल्स कर सकते हैं पेट्रोलियम को निकालने के लिए। तो ये उसके पास लीगल राइट होता है। अब हमारे पास होता है नंबर 4 जो टाइप होता है, उसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्स में क्या होता है कि हमारे पास कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो रेगुलेट करते हैं कुछ रिसोर्सेज जो ओशनिक रिसोर्सेज हैं बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तक आता था हमारा 12 नॉटिकल माइल्स, और यहाँ से अगर हम देखेंगे यानी कि बेस लाइन से अगर हम देखेंगे 200 नॉटिकल माइल्स तक, ये कुछ हद तक यहाँ पे भी इसी कंट्री का हक होता है कि वो क्या कर सकते हैं, वो अपने जो रिसोर्सेज हैं वहां से निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो नाइबरिंग कंट्रीज है उनको यहाँ पे क्या करना होता है कि इनका परमिशन लेना होता है, तभी या कोई डील करनी होती है, तभी तो वो यहाँ से यानी कि बियॉन्ड दी 12 नॉटिकल माइल्स से अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक वो रिसोर्सेज निकाल सकते हैं, ओनली जब वो आपस में कोऑपरेट करेंगे। किनके साथ? जो इसके नाइबरिंग कंट्रीज होते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा था कि जो ओशनिक रिसोर्सेज हैं बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, वो भी किसी हद तक नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं, लेकिन इनको यूज़ करने के लिए नेशन को, यानी किसी भी नेशन को, किसी भी कंट्री को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन मांगना पड़ता है। इस एरिया को यानी कि जो बेस लाइन ऑफ कोस्ट से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक, इसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं। सो बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स के जो रिसोर्सेज हैं वो किसी भी नेशन को बिलोंग नहीं करते हैं। इनको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करते हैं और कोई भी कंट्री इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं विदाउट दी कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि इंडिया है, इंडिया के पास ये राइट है कि वो इंडियन ओशन से मैग्नीज नोड्यूल्स निकाल सकता है, और ये मैग्नीज नोड्यूल्स लाई करते हैं इन दी, यानी कि ये लाई करते हैं बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। Now let's move to another basis, that is on the basis of states of development. So on the basis of states of development, we have another 4 types of resources. First is the potential resources. Number 2 is the developed resources. Number 3 is the stock, and number 4 is reserves. तो बात करेंगे पहले potential resources की. So potential resources are those resources which are found in a region but not being utilized. यानी कि ये ऐसे resources होते हैं जो किसी particular region में पाए जाते हैं लेकिन अभी तक इनको इस्तेमाल में नहीं लिया गया है। For example, जो western parts of India है, यानी कि पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात की अगर हम बात करेंगे, वहाँ enormous potential है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, लेकिन अभी तक इन रिसोर्सेज को डेवलप नहीं किया गया। तो नंबर नेक्स्ट इज द डेवलप्ड रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज विच आर सर्वेड and their quality and quantity have been determined for utilization. यानी कि ये ऐसे resources होते हैं जिनकी quality और quantity दोनों हमें पता होता है और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है इन resources को extract करने के लिए, तो इनको हम developed resources कहते
हैं। Number 3 is the stock. So stock is materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but humans beings do not have the appropriate technology to access these. यानी कि ये ऐसे resources हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है हमें ऐसे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर जो है वो एक कंपाउंड है दो गैसेस का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो ये एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी मदद से हम इन दो गैसेस को अलग कर सकते हैं, इसलिए इस रिसोर्स को हम स्टॉक कहते हैं। नंबर 4 इज द रिजर्व्स। ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। हमने इन रिसोर्सेज को अभी तक इस्तेमाल में नहीं लिया, इसका रीज़न ये भी है कि हम इनको फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए बचाते हैं और इनका यूज़ हम फ्यूचर में करना चाहते हैं, तो इनको हम रिजर्व्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो रेन वाटर है या जो पानी हमारे डैम्स में स्टोर रहता है, हम इस वाटर से हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने ऐसा नहीं किया है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम ज़रूर करने जा रहे हैं, तो इनको रिजर्व्स कहा जाता है। So let's move to the another topic, that is the development of resources. तो अगर आप लोगों को कोई confusion है regarding the classification of resources तो आप लोग comment में हमें पूछ सकते हैं। I will try to answer each and every question. So next topic है development of resources. So resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. हम ये मानते थे कि रिसोर्सेज जो हैं वो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर हैं, जिसकी वजह से हमने इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। ज़्यादा यूज़ करने की वजह से अब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले है कि कुछ लोगों की ग्रीड की वजह से, यानी कि कुछ लोगों की ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है, अब जब कुछ ग्रीडी लोग इन रिसोर्सेज को अपने पास जमा करते हैं या इनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं, इसकी वजह से सोसाइटी डिवाइड हो गई है इंटू टू सेक्शंस। हम बोलते हैं हैव्स और दूसरे को बोलते हैं हैव नॉट्स, यानी कि जिनके हाथों में ये रिसोर्सेज लग गए हैं वो दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं, और जिनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास कोई रिसोर्स है ही नहीं, वो बेचारे क्या हो रहे हैं, वो दिन ब दिन गरीब ही होते जा रहे हैं। सो नंबर 3 प्रॉब्लम इज कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस पैदा हो गई, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है या ओजोन लेयर डिप्लीशन है। अब ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, ये किसी खास इंडिविजुअल या सोसाइटी को अफेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि ये ग्लोबली पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करेंगे। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए इन ऑर्डर टू सस्टेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। अगर हम कंटिन्यूसली इन रिसोर्सेज को यूज़ करते रहेंगे तो हमारी अर्थ का फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में होगा। सो कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, हमें रिसोर्स प्लानिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब जब लोगों को ये समझ आया तो ग्लोबली अलग अलग कंट्रीज़ में डिबेट्स स्टार्ट किए गए कि कैसे हम इन रिसोर्सेज को बचा सकते हैं और इनका जुडिशियस यूज़ कर सकते हैं। इन डिबेट्स में एक टर्म का यूज़ किया गया जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। नाउ व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment. यानी कि हमें डेवलपमेंट की हम ये बात नहीं करेंगे कि डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट है या ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं इनका बिल्कुल जुडिशियस यूज़ होना चाहिए और हमारा जो एनवायरनमेंट है इस पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट उस तरह से होना चाहिए कि हमारे जो प्रेजेंट नीड्स हैं वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, और साथ ही में ये ख्याल रखना है कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स हैं, आने वाली जनरेशन्स हैं, उनके लिए भी ये रिसोर्सेज प्रिजर्व रहे। यानी कि हमें फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखना है। दिस इज़ व्हाट वी कैन कॉल एज दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कहाँ पे उठी? ये उठी रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में, जो हुआ था इन 1992 ब्राज़ील में। ये मीटिंग जून 1992 में हेल्ड की गई इन ब्राज़ील, जहाँ पे तकरीबन 100 से भी ज़्यादा जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं वो मेट हो गए रियो डी जेनेरियो में। और ये समिट इसलिए बुलाया गया फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। इस समिट में एजेंडा 21 एडॉप्ट कर लिया गया। अब ये एजेंडा 21 क्या है? लेट्स सी। ये एक्चुअल में एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था बाय द हेड्स ऑफ ऑल द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ पे ये हुआ था? एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED which took place at Rio de Janeiro in Brazil। इस एजेंडा 21 का एम यही था कि ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जाए इन दी 21st century। So it is an agenda to combat environmental damage, poverty, diseases through global cooperation। एक मेजर ऑब्जेक्टिव जो एजेंडा 21 का था वो ये कि हर कोई जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से लोकल एजेंडा 21 को क्रिएट करे, ताकि लोगों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सुपरिट जो है वो जो हमारा टॉपिक है वो है रिसोर्स प्लानिंग। सो रिसोर्स प्लानिंग एक वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी है। किस चीज़ के लिए? फॉर दी जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज के लिए। इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इन दी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज में। यानी कि इंडिया जो है, इंडिया में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि रिच इन है, किसमें? एक टाइप ऑफ मिनरल में, लेकिन वही जो एरिया है वो लैक करता है बाकी मिनरल्स में। इसी तरह किसी दूसरे एरिया में कोई दूसरा मिनरल पाया जाता है और बाकी मिनरल्स जो हैं वो वहाँ पे पाए नहीं जाते हैं। कुछ एरियाज़ ऐसे भी है जहाँ पे प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज पाए जाते हैं, और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल भी कोई रिसोर्स पाया नहीं जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे स्टेट्स हैं, जैसे कि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है या MP है, वहाँ पे क्या है? ये जो स्टेट्स हैं ये रिच इन है किस चीज़ में? कि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स भी पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज है, लेकिन वो लैग करता है किस में? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में। तो जो स्टेट्स हैं जैसे कि राजस्थान है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। यानी कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं और कहीं पे बहुत कम होते हैं, और कहीं पे एक किस्म का रिसोर्स पाया जाता है और कहीं पे कोई दूसरा रिसोर्स पाया जाता है। सो कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास रीजनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे या हमारे जो लोकल लेवल है वहाँ पे क्या होना चाहिए? देयर शुड बी अ बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग। अब हम देखेंगे कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। सो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग के 3 स्टेप्स हैं, यानी कि 3 स्टेप्स में इंडिया की जो रिसोर्स प्लानिंग है वो की जाती है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि अगर इंडिया में कहीं पे या किसी भी स्टेट में कोई मिनरल निकलता है तो पहला स्टेप यही है कि हम मिनरल्स को आइडेंटिफाई करें कि किस स्टेट में प्रेजेंट है और कौन सा मिनरल
प्रेजेंट है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। पहले इनको आइडेंटिफाई करना होता है। तो दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि हमने रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई तो कर लिया है, अब हमें प्लानिंग करनी है कि ये रिसोर्सेज हम इस एरिया से एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। और जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि हमने पहले रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया, फिर उसकी प्लानिंग की, इसके बाद इन रिसोर्सेज से ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा हमारी कंट्री में। तो ये क्या है, ये स्टेप्स है। तो पहला स्टेप ये था कि हम आइडेंटिफाई करें मिनरल्स को, नंबर सेकंड स्टेप ये है कि उनकी प्लानिंग की जाती है, और नंबर थर्ड में हम इनको क्या करते हैं, उनका हम देखते हैं कि कैसे उन चीज़ों से, उन रिसोर्सेज से ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम उस एरिया की सर्वेइंग करते हैं। जिस एरिया में कोई भी मिनरल प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे हमें सर्वेइंग करनी पड़ती है, मैपिंग करनी पड़ती है, ताकि हमें ये पता चले कि इस एरिया में जो मिनरल्स हैं उनकी क्वालिटी क्या है या वो किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे कि किस टेक्नोलॉजी से इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी हमें यूज़ होगी, किन स्किल्स के लोग हमें चाहिए इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमें सेटअप करने हैं ताकि हम इन रिसोर्सेज की अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकें। स्टेप 3 में हम मैच करते हैं कि हमारे जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स हैं इनको हम मैच करते हैं किसके साथ, विद दी ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, यानी कि जो हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स है इन प्लान्स के साथ इनको मैच करना होता है। अब अगर हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, तो सिर्फ रिसोर्सेज के होने से ही डेवलपमेंट नहीं होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, बल्कि हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए। कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पे रिसोर्सेज तो प्रेजेंट है बट वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, और कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पे बहुत कम रिसोर्सेज हैं लेकिन इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अफ्रीका की बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स आपको मिलेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे मिलेंगी। तो पुराने ज़माने में क्या हुआ, पुराने ज़माने में उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी और यूरोपियंस वहाँ पे पहुँच गए अपनी टेक्नोलॉजी लेके और वहाँ से सारे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर गए। इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज होने के अलावा हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए ताकि हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सके। अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं बट टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इनफैक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो बढ़ते हैं एक और टॉपिक की तरफ जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमने अभी तक ये पढ़ा कि कोई भी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी होती है उसके लिए रिसोर्सेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या हुआ कि डेवलपमेंट के लिए हमने उन रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, यानी कि हमने ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे एनवायरमेंटल एंड सोशो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो गई है। इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए रिसोर्सेज की जो कंजर्वेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एट वेरियस लेवल्स। फॉर एग्जांपल गांधी जी ने एक बार कहा था कि देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबॉडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज़ ग्रीड। तो उसने ग्रीडी और सेल्फिश लोगों को इन रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉयटेशन का जिम्मेदार ठहराया है, जिनकी वजह से ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। Let's move to the another topic that is called the land resources. आप सबको पता है कि हम लैंड पे रहते हैं और हम लैंड पे रहने के साथ साथ बहुत सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करते हैं और हम अलग अलग तरीक़ों से इस लैंड को यूज़ करते हैं। इसलिए जो लैंड है वो एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जिसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। आपको पता ही है कि लैंड ही एक ऐसी चीज़ है जो सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, या जो हमारे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उनको भी यही जो लैंड है वो सपोर्ट करता है।
लैंड एक ऐसी चीज़ है जिसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इस अवेलेबल लैंड को यूज़ करें विद केयरफुल प्लानिंग। एज यू नो कि इंडिया की लैंड पे वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, आइलैंड्स हैं, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अगर आपको वो वीडियो जिनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैंने डाल दी है, आप वहाँ पे भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अबाउट 43% जो लैंड है इंडिया का वो प्लेन एरियाज़ ने कवर किया है, जहाँ पे लोग यानी कि इन्हीं 43% में लोग क्या कर सकते हैं, वो अपना एग्रीकल्चर कर सकते हैं या फार्मिंग कर सकते हैं या अपने इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है वो सेटअप कर सकते हैं। अगर हम माउंटेन्स की बात करेंगे तो माउंटेन्स ने तकरीबन 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री कवर किया है, और इन्हीं माउंटेन्स से कुछ पेरिनियल रिवर्स फ्लो होते हैं, जिनकी वजह से लो लाइंग एरियाज़ में वाटर की अवेलेबिलिटी सालों साल रहती है। अब जो 27% एरिया है वो प्लेट्यू रीजन आता है, जिनमें रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट्स होते हैं। तो बढ़ते हैं एक और टॉपिक की तरफ, लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, यानी कि हम लैंड को कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं या हम किस किस फॉर्म में इस लैंड को यूटिलाइज करते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेस्ट्स की। तो ज़मीन का कुछ हिस्सा हमारे फॉरेस्ट्स ने कवर किया है, यानी कि ये वो एरिया होता है जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट्स को देखोगे। नेक्स्ट जो होता है, नंबर सेकंड जो होता है वो होता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब हमारी ज़मीन का कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है जहाँ पे हम कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते हैं, यानी कि कुछ लैंड ऐसी होती है जो बैरन होती है या वेस्ट लैंड होती है। इन अदर वर्ड्स हम इसको बंजर ज़मीन भी कहते हैं। और जो दूसरा टाइप ऑफ लैंड है, जैसे कि वो लैंड जहाँ पे हमने रोड्स बनाए हैं, रेलवेज़ बनाए हैं या बिल्डिंग्स बनाए हैं, अपने फैक्ट्रीज़ बनाए हैं, वो लैंड भी किसके अंडर आता है? वो लैंड भी इसी के अंडर आता है कि जहाँ पे हम कोई भी कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड टाइप इसका है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी कि जिसमें एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड है, यानी कि फैलो लैंड हम उस लैंड को कहते हैं जो हमने अनकल्टिवेटेड छोड़ दी है फॉर सम टाइम, ताकि जो इस ज़मीन में न्यूट्रिएंट लॉस होता है वो रिगेन हो जाए और सॉइल जो है वो फिर से फर्टाइल हो जाए। तो इसमें क्या क्या आता है? परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड आता है। इस टाइप में भी हम लैंड को यूटिलाइज नहीं करते हैं, जैसे कि जो हमारे पास्चर्स होते हैं या ग्रेजिंग लैंड होती है जहाँ पे हम अपने एनिमल्स को चराने के लिए ले जाते हैं, तो इस लैंड को भी हम कल्टीवेशन के अंडर नहीं ला सकते हैं। इसी तरह एक और टाइप है हमारे पास जहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं करते हैं, जैसे कि लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स हैं या ग्रूव्स हैं एट्सेट्रा। थर्ड टाइप जो है वो है कल्चरलेबल वेस्ट लैंड, जिसको हम तकरीबन 5 साल के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ते हैं। तो फोर्थ जो हमारा टाइप आता है वो होता है फैलो लैंड। फैलो लैंड मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला है कि फैलो लैंड किसको कहते हैं। ये लैंड ऐसी होती है जहाँ पे कल्टीवेशन की जा सकती है, लेकिन इसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है फॉर सम टाइम। इसमें हमारे पास दो टाइप्स ऑफ फैलो लैंड्स हैं। एक को हम बोलते हैं करंट फैलो, यानी कि लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि जो 1 साल या 1 साल से कम खाली छोड़ दिया जाए उसको करंट फैलो कहा जाता है। अब दूसरा टाइप इसी का है अदर देन करंट फैलो, जिसमें हम ये कहते हैं कि ये ऐसी लैंड होती है डेट इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, यानी कि ज़मीन का वो हिस्सा है जो 1 से 5 साल तक खाली छोड़ दिया जाए, इसको हम अदर देन करंट फैलो की कैटेगरी में रखते हैं।
उसके बाद आता है हमारा नेट सोवन एरिया, लैंड सोवन एटलीस्ट वंस इन ए ईयर। अब वो एरिया हमारे लैंड का जहाँ पे हम कल्टीवेशन करते हैं, इसको हम नेट सोवन एरिया कहते हैं। ये नेट सोवन एरिया वो एरिया होता है हमारी लैंड का जहाँ पे हम कम से कम एक बार एक साल में ज़रूर कल्टीवेशन करते। इसमें एक और टर्म आती है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ये ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया एक ऐसा एरिया होता है जिसमें एक साल में एक से ज़्यादा बार कल्टीवेशन किया जाता है, प्लस द नेट सोवन एरिया। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं ग्रास क्रॉप। फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप्स। टोपोग्राफी का मतलब क्या है? टोपोग्राफी का मतलब ये है कि ज़मीन पे कहीं पे माउंटेन्स होते हैं, कहीं पे प्लेन्स होते हैं और कहीं पे डेजर्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कल्टीवेशन करनी है तो हम पहाड़ों पे तो नहीं कर सकते हैं, डेजर्ट्स में तो नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लेन्स में कर सकते हैं। इसलिए अगर प्लेन एरियाज हैं तो हम इसको यूज़ करेंगे कल्टीवेशन के लिए। दूसरा है क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशंस भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लैंड यूज़ में। तीसरा है सॉइल टाइप। अब जहाँ पे भी फर्टाइल सॉइल होगी तो ये ओब्वियस है कि वहाँ पे लैंड का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, और जहाँ पे सॉइल फर्टाइल नहीं है वहाँ पे लैंड कम यूज़ होगी। यानी कि किस चीज़ के लिए? फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। ये फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं ये हमारे फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं। अब इन फिजिकल फैक्टर्स के अलावा कुछ और फैक्टर्स होते हैं हमारे पास जिनको हम ह्यूमन फैक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जिसमें आएगा पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, कल्चर एंड ट्रेडिशंस। यानी कि अगर हम बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिटीज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है और वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज़्यादा कम अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से वहाँ की लैंड को एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करना इम्पॉसिबल जैसा होता है। इसीलिए वहाँ पे लैंड यूज़ कम होगा, लेकिन किस हिसाब से? एग्रीकल्चर के हिसाब से। वहाँ पे हम लैंड को बाकी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोड्स बनाने के लिए, हमारी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, शॉपिंग मॉल्स बनाने के लिए एटसेट्रा। इसी तरह ह्यूमन फैक्टर्स में एक और फैक्टर आता है, वो है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। यानी कि अगर किसी एरिया में ज़्यादा टेक्नोलॉजी है तो वहाँ पे लैंड यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिक एरिया है वो है तकरीबन 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन इस पूरे एरिया का लैंड यूज़ डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ओनली 93% जो लैंड है उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन जो रिमेनिंग 7% है उसका डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है एक्सेप्ट आसाम, उन स्टेट्स की अभी तक लैंड यूज़ रिपोर्टिंग नहीं की गई है बिकॉज ऑफ दी टोपोग्राफी। इसके अलावा कुछ और एरियाज़ है, फॉर एग्जांपल जो जम्मू एंड कश्मीर है या लद्दाख है, और वो एरियाज़ आते हैं इसमें जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किए हैं, या कुछ और एरियाज़ जो चाइना के पास है, यानी कि जिनको चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। उन एरियाज़ को अभी तक सर्वे नहीं किया गया है। पैटर्न ऑफ नेट सोवन एरिया ग्रेटली वेरीज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। यानी कि जो हमारा नेट सोवन एरिया है वो वेरी करता है अलग अलग स्टेट्स में। अगर हम पंजाब या हरियाणा की बात करेंगे तो पंजाब और हरियाणा का जो टोटल एरिया है उसका 80% एरिया जो है वो नेट सोवन एरिया है। इस तरह से अगर हम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार की बात करेंगे तो इनका 10% यानी कि इनका लेस देन 10% जो एरिया है वो नेट सोवन एरिया है। आप लोगों को ये पता है कि फॉरेस्ट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में फॉरेस्ट एरिया जो है वो लेस देन 33% है किसका? टोटल जियोग्राफिक एरिया जो हमारे इंडिया का है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में ये आउटलाइन किया गया था कि
हर किसी कंट्री का जो टोटल एरिया है, टोटल जियोग्राफिक एरिया है, उसका कम से कम 33% एरिया जो है वो अंडर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। तो मूविंग टू दी अनदर टॉपिक दैट इज लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, कि लैंड कैसे डिग्रेड होती है और इसको हम कंजर्व कैसे करेंगे। लैंड रिसोर्सेज में हमने पढ़ा था कि लैंड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हम इसको बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। 95% जो हमारी बेसिक नीड्स है वो हम ऑब्टेन करते हैं सिर्फ और सिर्फ लैंड से। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा लैंड की डिग्रेडेशन हो गई है। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं, फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्ट्रेशन है, ओवरग्रेजिंग है, माइनिंग एंड क्वेरिंग है, इन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हो गई है। कुछ स्टेट्स में जैसे कि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हुई है, लेकिन किस चीज़ की वजह से? बिकॉज ऑफ द माइनिंग एक्टिविटीज। बात करेंगे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की, इन स्टेट्स में ओवरग्रेजिंग की वजह से बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हो गई है। द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स में ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो गई है ड्यू टू वाटर लॉगिंग। सैलिनिटी और एल्कैलिनिटी जो वहाँ सॉइल की थी वो ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो जो ज़मीन है वो बंजर बन गई है, यानी कि वहाँ की जो सॉइल है वो बिल्कुल भी अब फर्टाइल नहीं है। उसने अपनी जो फर्टिलिटी है वो लॉस की है बिकॉज ऑफ हाई सैलिनिटी एंड हाई अल्कैलिनिटी। मिनरल प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज जो है, जहाँ पे मिनरल्स की प्रोसेसिंग की जाती है, जैसे कि ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, सीमेंट बनाने के लिए, ये फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा डस्ट जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सॉइल में इनफिल्ट्रेशन यानी कि वाटर की इनफिल्ट्रेशन बहुत कम हो गई है। कैसे? जब इन फैक्ट्रीज से बहुत ज़्यादा डस्ट निकलता है, यही सीमेंट की जो डस्ट है जब ये हमारे सॉइल पे पड़ती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि इस सॉइल की जो इनफिल्ट्रेशन रेट होती है, जिस रेट से ये हमारे वाटर को, हमारे रेन वाटर को इनफिल्ट्रेट करती, ये जो रेट है ये डिक्रीज होती है, लीडिंग टू दी रन ऑफ वाटर। इसी तरह से बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं या वेस्ट्स हैं, इनकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होती है। सो देयर आर मनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। पहला है एफॉरेस्ट्रेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, यानी कि ये कुछ ऐसे तरीके हैं, इन तरीकों से हम टू सम एक्सटेंट लैंड डिग्रेडेशन रोक सकते हैं। नंबर 2 आता है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये शेल्टर बेल्ट क्या होता है? सपोज करो कि हमारा कोई एरिया है, हमें वहां पे लगेगा कि यहाँ पे खतरा है इस सॉइल को ब्लो ऑफ होने में, तो हम वहां पे क्या करते हैं? हम वहां पे उस एरिया में, उस लैंड के बॉर्डर्स पे हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, जिनकी वजह से जो हमारे विंड्स की स्पीड होती है वो चेक होती है, ताकि जो हमारी जो लैंड है वो क्या रहे, वो सेफ रहे, वो बच जाए इरोड होने से। और नंबर 3 आता है हमारा कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, यानी कि जो हम अपने कैटल्स को ग्रेजिंग करने के लिए ले जाते हैं, उस प्रोसेस पे भी हमें कंट्रोल करना है, सो डैट कि जो हमारी लैंड है वो महफूज रहे, वो प्रिजर्व रहे। नंबर 4 है स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। अब आप लोगों को पता है कि जो सैंड ड्यून्स हैं, वो सैंड ड्यून्स कहाँ पे बनते हैं? सैंड ड्यून्स बनते हैं इन डेजर्ट एरियाज। वो कैसे बनते हैं? यानी कि जब सैंड के ऊपर से विंड्स, हाई स्पीड विंड्स ब्लो करते हैं, तो वो सैंड को एक जगह से उठाते हैं और कहीं दूसरे जगह पे उनको एक्यूमुलेट करते हैं। इसी एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। तो इस तरह से ये लैंड, इस तरह से जो ये सॉइल है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे क्या होती है? इरोड होती है। अब हमें क्या करना है? इस सॉइल को बचाने के लिए हमें थॉर्नी बुशेस लगाने हैं, सो डैट कि ये जो हमारी सॉइल है ये इरोड होने से बच जाए। तो ये कुछ ऐसे वेज हैं जिनकी वजह से हम लैंड डिग्रेडेशन टू सम एक्सटेंट कम कर सकते हैं, ताकि जो हमारी लैंड है वो हेल्दी रहे। किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। तो चलिए अब एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसकी हेडिंग है सॉइल एज अ रिसोर्स।
सो एज यू नो कि सॉइल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। यही सॉइल एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें हम अपना एग्रीकल्चर कर सकते हैं, अपने प्लांट्स या अपने ट्रीज को ग्रो कर सकते हैं। सॉइल जो है, अगर हम सॉइल फॉर्मेशन की बात करेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि सॉइल फॉर्मेशन जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। सॉइल टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म फ्यू सेंटीमीटर्स। तो कुछ फैक्टर्स हैं हमारे पास जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सा फैक्टर है? देखिए, सबसे पहले है हमारे पास रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे है वो है टाइम। तो ये सब चीज़ें हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन दी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। और भी कुछ नेचुरल फोर्सेस की वजह से हमारी जो सॉइल है उसकी फॉर्मेशन होती है, लाइक द चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर्स एटसेट्रा। इन फैक्टर्स से भी सॉइल फॉर्मेशन होती है। चेंज इन टेम्परेचर से क्या होता है कि हमारे रॉक्स जो होते हैं उनमें गर्मी की वजह से क्रैक्स डेवलप होते हैं, जिनकी वजह से हमारे जो रॉक्स होते हैं वो ब्रेकअप हो जाते हैं और उनकी डिसइंटीग्रेशन होती है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इसी तरह से जो कोल्ड टेम्परेचर है वहाँ पे भी फ्रीज था प्रोसेस की वजह से हमारे जो रॉक्स होते हैं वो उनमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और क्रैक्स की वजह से वो रॉक जो है फ्रैगमेंटेड हो जाती है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सो रनिंग वाटर की वजह से भी सॉइल फॉर्मेशन होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, उसमें कुछ लोड होता है जैसे कि पेबल्स या छोटे छोटे बोल्डर्स होते हैं जो कि हर वक्त रिवर के बेड रॉक से टकराते रहते हैं, जिनकी वजह से इन रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स उठते हैं जो फिर कहीं पे एक्यूमुलेट होके सॉइल की फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह एक और फैक्टर जो हमारे सॉइल फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर्स। ऑर्गेनिज्म्स ऐसे होते हैं जो इन रॉक्स को डिकम्पोज करके सॉइल की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी अर्थवर्म है या कुछ और जो हमारे पास प्लांट्स हैं जो कि अपने रूट्स ग्रो करते हैं इन रॉक्स में, तो लीडिंग टू दी क्रैक्स इन दी रॉक्स। इन क्रैक्स की वजह से क्या होता है कि ये जो रॉक होती है ये डिसइंटीग्रेट होती है और डिसइंटीग्रेट होने के बाद सॉइल की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हमारी सॉइल जो है वो फॉर्म होती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमें ये ध्यान रखना है कि सॉइल फॉर्मेशन जो है वो एक स्लो प्रोसेस है, इसलिए इसकी कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस लैंड की कंजर्वेशन करनी चाहिए, तभी तो हम जो एग्रीकल्चर करते हैं वो आराम से कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को सॉइल फॉर्मेशन की बात की थी। इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स पढ़ेंगे। As you know, India has varied relief features, landforms, climatic regimes and vegetation types. These have contributed in the development of various types of soils. So, कौन सा टाइप है हमारे सॉइल का? वो है alluvial soils, black soil, red and yellow soils, laterite soils, arid soils and number last is the forest soils. तो सबसे पहले हम बात करेंगे alluvial soils की। This is the most widely spread and important soil. इनफैक्ट जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो इसी टाइप ऑफ सॉइल के बने हुए हैं। अगर हम उनकी डिपोजिशन की बात करेंगे तो जो हमारे रिवर्स हैं, यानी कि जो हमारे 3 इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, इंदस है, यही जो 3 रिवर सिस्टम्स है ये फ्लो करते हैं फ्रॉम हिमालयाज और उसके बाद ये फ्लो करते हैं हमारे लो लाइंग एरियाज में, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स में। वो डिपोजिशनल वर्क करते हैं, leading to the formation of alluvial soil. These also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. So alluvial soils जो हैं वो eastern coastal plains पे भी पाए जाते हैं, particularly in the deltas of Mahanadi, Godavari, the Krishna and the Kaveri rivers. यानी कि जो ये
रिवर्स डेल्टास बनाते हैं वहीं पे ये सॉइल यानी कि ये एलोवेल सॉइल पाई जाती है। सो इफ यू टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द एलोवेल सॉइल, इट कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। चूंकि हमें पता है कि एलोवेल रिवर्स की वजह से यानी कि एलोवेल सॉइल जो है वो रिवर्स की वजह से बनती है, इसलिए पार्टिकल साइज इंक्रीज होता है एज वी मूव इनलैंड्स। यानी कि जब हम किसी वाटर बॉडी से मूव करेंगे इनलैंड्स, लैंड की तरफ, तो पार्टिकल साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे जो सॉइल होती है वो कोर्स होती है, यानी कि पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है। Such type of soils are common in the Piedmont plains such as the Duras, Chios, Terrai, etc. Now, what are these Duras, Chios and Terrai? तो ये हम देखेंगे। देखो, Duras are the flood plains in the eastern and the northeastern India that lie south of the outer foothills of the Himalayas. इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम Duars कहते हैं। Chios, the Chios is actually the marshy land at the foothills of the Himalaya in नॉर्थ इंडिया। यानी कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में आप लोगों को पता है कि वहाँ पे हिमालयाज है, तो इन हिमालयाज के फुट हिल्स पे ये जो मार्शी लैंड होती है इसको हम पास कहते हैं। उसके बाद होता है टेराई। टेराई क्या होता है? ये भी एक मार्शी लो लैंड एरिया होता है इन दी नॉर्थ इंडिया एंड साउथ नेपाल, जो गंगा और फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में आता है। अब अगर इन सॉइल्स के एज के हिसाब से देखेंगे तो इन सॉइल्स के दो टाइप्स हैं। पहले वाले को हम बोलते हैं बांगर और दूसरे वाले को बोलते हैं खादर। बांगर को ओल्ड एलोवेल कहा जाता है और जो खादर होता है उसको हम न्यू एलोवेल कहते हैं। बांगर सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन दी खादर। बांगर सॉइल के पार्टिकल्स का साइज फाइन होता है और ये ज़्यादा फर्टाइल भी होती है एज कम्पेयर टू दी खादर। यहाँ पे हमने एक टर्म यूज़ की है कंकर नोड्यूल्स। सो व्हाट आर दीज कंकर नोड्यूल्स? कंकर नोड्यूल्स आर एक्चुअली दी कैल्शियम कार्बोनेट कंसंट्रेट्स दैट ऑकर एज नोड्यूल्स और पेबल्स। और ये ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में। अगर हम इस सॉइल की फर्टिलिटी की बात करेंगे तो ये सॉइल जनरली फर्टाइल होती है। एलोवेल सॉइल्स में एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है एंड लाइम होता है, जो कि आइडियल है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। चूंकि ये सॉइल्स बहुत ही फर्टाइल होते हैं, अब जिन रीजन्स में ये सॉइल होती है वो एरियाज डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, क्योंकि इन एरियाज में बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन की जाती है। जो ड्राई एरियाज की सॉइल होती है वो ज़्यादा अल्कलाइन होती है। इस सॉइल को भी प्रॉपर ट्रीटमेंट और इरिगेशन से कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। सो ये हम बात कर रहे थे एलोवेल सॉइल्स की। अब हम बात करेंगे एक और टाइप ऑफ सॉइल की जिसका नाम है ब्लैक सॉइल्स। ब्लैक सॉइल्स Black soils are black in color and also known as rigor. आप लोगों को पता होगा कि ब्लैक सॉइल आइडियल होती है फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। ये वाली सॉइल हमें डेक्कन प्लेट्यू पे मिलेगी, यानी कि जहाँ पे हमारे डेक्कन ट्रैप्स होते हैं जो कि लावा फ्लोज के बने हुए होते हैं, तो ये सॉइल हमें वहाँ पे मिलती है। तो और भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हमें ये सॉइल मिलती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दे कवर दी प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये जो सॉइल्स हैं ये एक्सट्रीमली फाइन मटेरियल यानी कि क्लेई मटेरियल के बने हुए हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन सॉइल्स के बारे में है वो ये है कि इन सॉइल्स के पास बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है मॉइस्चर होल्ड करने के लिए। इसके अलावा इन सॉइल्स में सॉइल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं सच एज दी कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। लेकिन ये जनरली पुअर सॉइल्स होते हैं किस चीज़ में? इन दी फॉस्फोरिक कंटेंट। दैट्स वाई कि जब हॉट वेदर, अगर आप देखेंगे हॉट वेदर में क्या होता है कि
इन सॉइल्स में क्रैक्स डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से इस सॉइल की प्रॉपर एरिएशन होती है, यानी कि क्रैक्स की वजह से सॉइल के जो लोअर लेयर्स होते हैं उन तक भी एयर पहुंचता है। ये सॉइल्स बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होती है और इनमें काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए इन सॉइल्स को हमें टिल करना पड़ता है इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर या ड्यूरिंग द प्री मॉनसून पीरियड। तो थर्ड वाला जो टाइप है वो है रेड एंड येलो सॉइल्स। सो रेड सॉइल्स डेवलप्स on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in eastern and southern parts of the Deccan Plateau। ये सॉइल्स उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, या जो साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन्स है वहाँ पे भी ये सॉइल्स पाए जाते हैं, और जो पीडमोंट जोन है वेस्टर्न घाट्स का वहाँ पे भी ये पाई जाती है, यानी कि इन दी फुटहिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। इन सॉइल्स की कलर की अगर हम बात करेंगे तो ये सॉइल्स रेडिश कलर की होती है। ये सॉइल्स रेडिश कलर की होती है और रेडिश कलर ये अटेन करते हैं ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलिन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, और इनका कलर फिर चेंज हो जाता है, यानी कि रेड से इनका कलर चेंज होके येलो हो जाता है ओनली व्हेन दे आर इन हाइड्रेटेड फॉर्म, यानी कि जब इनमें मॉइस्चर होता है उस टाइम उन सॉइल्स का कलर रेड से चेंज होके येलो कलर होता है। नंबर नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज द लेटराइट सॉइल। सो लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट ड्राई एंड वेट सीजन्स। तो ये टाइप ऑफ सॉइल लीचिंग की वजह से बनती है ड्यू टू द हैवी रेन्स। लेटराइट सॉइल्स मोस्टली एसिडिक होते हैं, यानी कि इनका pH लेस देन 6 होता है, और ये डिफिशिएंट होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, जो कि मोस्टली हमें साउदर्न स्टेट्स और वेस्टर्न घाट रीजन्स पे पाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। वहाँ पे इन सॉइल्स में डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट्स ग्रो करते हैं। ये सॉइल्स बहुत ज़्यादा प्रोन टू इरोजन है। अगर इन सॉइल्स को हम अच्छी टेक्निक से कंजर्व करेंगे, पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, और फिर हम इस सॉइल में टी एंड कॉफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। और जो रेड लेटराइट सॉइल होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तमिलनाडु या जो हमारा आंध्र प्रदेश होता है या केरला होता है, वहाँ पे हमें रेड कलर की लेटराइट सॉइल मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी होती है किस चीज़ को कल्टीवेट करने के लिए, कैश्यू नट को कल्टीवेट करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ सॉइल है वो है एरिड सॉइल्स। तो एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलाइन इन नेचर। कुछ इलाकों में इन सॉइल्स की बहुत ज़्यादा सैलिनिटी होती है, वहाँ पे हम ड्यू टू दी प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन कॉमन साल्ट भी ऑब्टेन कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा वहाँ पे क्या होती है, सैलिनिटी होती है। आपको पता ही है कि एरिड एरियाज में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट भी होता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवापोरेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन सॉइल्स में बहुत कम मॉइस्चर कंटेंट होता है और बहुत कम ह्यूमस भी होता है। इस सॉइल के जो लोअर हॉरिजन्स हैं उसमें कंकर होते हैं। इस कंकर लेयर की वजह से क्या होता है कि वाटर की इनफिल्ट्रेशन कम हो जाती है। इन सॉइल्स को प्रॉपरली इरिगेट किया जाता है, तब जाके ये जो सॉइल्स होते हैं कल्टिवेबल बन जाती हैं, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में इस सॉइल को कल्टीवेशन के लिए प्रिपेयर किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा सॉइल टाइप है वो है फॉरेस्ट सॉइल्स। As the name suggests, these soils are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rainforests are available. इस सॉइल का टेक्सचर वेरी होता है अकॉर्डिंग टू दी माउंटेन्स एनवायरनमेंट वायर दे आर फॉर्म्ड। अगर वैली साइड्स की बात करेंगे तो ये लोमी एंड सिल्टी सॉइल्स होती हैं, और अगर अपर रीचेस की बात करेंगे तो ये सॉइल्स जो हैं कोर्स ग्रेनेड होती है, यानी कि साइज जो
यानी कि जो इन सॉइल्स का साइज होता है वो थोड़ा सा कोर्स हो जाता है इन दी अपर रीच। दीज सॉइल्स आर एसिडिक एंड कंटेन लो ह्यूमस कंटेंट। इन सॉइल्स को हम रिवर टेरेसेस पे देख सकते हैं या एलुवियल फैन्स पे देख सकते हैं। जहां आज के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। The denudation of soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion। यानी कि सॉइल इरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी टॉप सॉइल है वो लॉस हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं और फिर वॉश अवे हो जाते हैं इन ओशियंस, वैलीज, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स और वी कैन से फार अवे लैंड्स। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे एजेंट्स हैं जिनकी वजह से ये सॉइल इरोजन होता है, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सॉइल इरोजन जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कंटिन्यूअसली लॉस ऑफ टॉप सॉइल होता रहता है एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होता है और हमारा सॉइल कोलैप्स भी हो जाता है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी हमारे इस सॉइल इरोजन के बारे में, यानी कि हम इस सॉइल इरोजन को डिफाइन कैसे करेंगे। अब हमारे पास कुछ काजेज हैं जिनकी वजह से ये इरोजन होता है। तो सबसे पहले काजेज की अगर हम बात करेंगे, काजेज में सबसे पहले आता है रेनफॉल एंड फ्लडिंग, नंबर नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर, नंबर थर्ड आता है ग्रेजिंग, नंबर 4 आता है कंस्ट्रक्शन, नंबर 5 रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, नंबर 6 आता है हैवी विंड्स। यानी कि इनमें दोनों फैक्टर्स आते हैं, कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी आएंगे और कुछ ह्यूमन मेड फैक्टर्स भी आएंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज भी आएंगे जिनको हम एक साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेनफॉल एंड फ्लडिंग की। तो एज यू नो कि रेनफॉल और फ्लडिंग जो होती है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अब इससे क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ रेन स्टॉर्म्स इज द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। सबसे बड़ा जो काज है सॉइल इरोजन का वो यही है, रेनफॉल एंड फ्लडिंग। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है वो इरोड होती है। तो इसमें हमारे पास मेनली 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ इरोजन होते हैं। पहला होता है रिल इरोजन। अब रिल इरोजन में क्या होता है कि इसमें वेरी स्मॉल यानी कि छोटी छोटी चैनल्स बन जाती हैं हमारे फील्ड्स में, जो कि तकरीबन 30 सेंटीमीटर डीप होती है और जो इरोडेड सॉइल होती है वो डिपॉजिट हो जाती है इन दी डिप्रेशंस इन दी लो लाइंग एरियाज। यानी कि लो लाइंग एरियाज में जो डिप्रेशंस होते हैं उनमें ये सॉइल फिर एक्यूमुलेट हो जाती है, तो लीडिंग टू दी इरोजन ऑफ सॉइल। नंबर नेक्स्ट है गली इरोजन। अब गली इरोजन में क्या होता है कि जब रेन वाटर फ्लो करता है या जो रन ऑफ होता है, जब वो फ्लो करता है हमारे पैडी फील्ड्स में या कोई भी जो फील्ड हो यहाँ पे क्लेई सॉइल होती है, तो वहां पे डीप चैनल्स बन जाती हैं। उन चैनल्स की वजह से क्या हो जाता है कि हमारी जो सॉइल होती है वो अनफिट हो जाती है फॉर कल्टीवेशन, तो उसको हम गली इरोजन कहते हैं। थर्ड जो टाइप है उसको हम बोलते हैं शीट इरोजन। अब शीट इरोजन में क्या होता है कि इसमें शीट्स ऑफ थिन लेयर्स ऑफ द सॉइल जो होते हैं वो इरोड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी लैंड होती है वो अनफिट हो जाती है फॉर कल्टीवेशन। नंबर 2 जो हमारा काज है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जो हमारे फार्मिंग प्रैक्टिसेस होते हैं वो एक मेजर काज होता है सॉइल इरोजन का। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से हमारी जो लैंड होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत सारी एरियाज में डिफॉरेस्टेशन की जाती है और वहाँ की जो लैंड होती है प्लप की जाती है। यानी कि नए जो सीड्स होते हैं उनको सो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें वहां सॉइल को पहले प्लफिंग करनी पड़ती है ड्यूरिंग दी समर। लेकिन जब विंटर आता है तो ये जो सॉइल होती है ये फैलो रहती है, जिसकी वजह से विंटर्स में क्या होता है कि इस सॉइल का फिर इरोजन हो जाता है। नंबर 3 पॉइंट जो है वो है ग्रेजिंग। यानी कि एक काज है, थर्ड काज क्या है वो है ग्रेजिंग। अब ग्रेजिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं यानी कि ग्रेजिंग एनिमल्स जो होते हैं वो मेनली फीड करते हैं ऑन द ग्रास, ये हमें पता है। और वो एनिमल्स उस लैंड से क्या करते हैं, वो वेजिटेशन रिमूव करते हैं उस एरिया से, क्योंकि वो छोटे छोटे प्लांट्स को पुल आउट करते हैं बाय देयर रूट्स, जिसकी वजह से वो लूज हो जाती है और वो प्रोन टू इरोजन हो जाती है। नंबर 4 जो है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग
एक्सपोजेस द सॉइल टू इरोजन। अगर हम देखेंगे जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन किया जाता है रोड्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, तो वहाँ पे जो सॉइल होती है वो एक्सपोज हो जाती है टू इरोजन। तो बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज और ग्रासलैंड्स को क्लियर किया जाता है फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस, जिसकी वजह से सॉइल एक्सपोज हो जाती है और वनरेबल टू इरोजन हो जाती है। नंबर 5 जो हमारे पास काज है वो है रिवर्स। रिवर्स एंड स्ट्रीम्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं सॉइल पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाता है, यानी कि ये इरोजनल एक्टिविटी करते हैं। जहां से भी हमारे रिवर्स या स्ट्रीम्स फ्लो करते हैं वो इरोजनल एक्टिविटी करते हैं, लीडिंग टू दी वी शेप्ड इरोजनल एक्टिविटीज, यानी कि वो वी शेप्ड इरोजनल एक्टिविटीज करते हैं जहां से भी वो गुजरते हैं, लीडिंग टू दी इरोजन ऑफ सॉइल। नंबर 6 है हैवी विंड्स, कि जो हमारे सेमी एरिड एरियाज है, अगर हम उनकी बात करेंगे तो उन एरियाज में ड्राई वेदर होता है, ये आपको पता है। वहां पे क्या होता है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉइल होते हैं वो कैरी अवे हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ विंड टू फार अवे लैंड्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल डिग्रेड होती है एंड रिजल्ट्स इन डेजर्टिफिकेशन, जिसकी वजह से वो लैंड डेजर्ट बन जाती है। Now we will move to another topic, that is the effects of soil erosion. Now we have learned what is soil erosion and what are its causes. Now we will try to learn what are the effects of soil erosion. Loss of arable land. Soil erosion की वजह से क्या होता है कि जो हमारी टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है वो रिमूव हो जाती है। तो आपको पता है कि इसी लेयर में ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक प्लांट के लिए। तो अब अगर यही लेयर रिमूव हो जाती है तो प्लांट्स को वो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल ही नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्टिविटी कम हो जाती। नाउ नंबर नेक्स्ट इज क्लॉगिंग ऑफ वाटरवेज। क्लॉगिंग ऑफ वाटरवेज, जो हमारे फील्ड्स होते हैं जहां पे हम अपना एग्रीकल्चर करते हैं, उसमें हम टाइम टू टाइम पेस्टिसाइड्स ऐड करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स ऐड करते हैं, या जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं या सेवरल अदर जो हमारे पास केमिकल्स होते हैं हम वो वहां पे ऐड उसको करते हैं। अब जब उस सॉइल के पार्टिकल्स इरोड होके फ्रेश वाटर बॉडीज में एक्यूमुलेट होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक तो हमारे पास वाटर पोल्यूशन होता है, और यही सेडिमेंट जब वाटर बॉडीज में एक्यूमुलेट होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से वाटर लेवल इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें सेडिमेंट्स नीचे जमा होते हैं, रिजल्टिंग इन दी फ्लड्स, जिनकी वजह से फिर फ्लड्स आसानी से आ जाते हैं। नंबर 3 इफेक्ट इज दी डेजर्टिफिकेशन, यानी कि सॉइल इरोजन से डेजर्टिफिकेशन भी हो जाता है। सॉइल इरोजन इज मेजर फैक्टर फॉर डेजर्टिफिकेशन। सॉइल इरोजन की वजह से ही हमारे जो हैबिटेबल रीजन्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू दी डेजर्ट्स, which leads to the loss of biodiversity, degradation of soil and alteration in the ecosystem. अब नंबर 4 जो इफेक्ट है वो desertification of infrastructure. The accumulation of soil sediments in dams and along the banks can reduce their efficiency. इसलिए जो हमारे infrastructural projects होते हैं such as the dams, embankments and drainage, ये बहुत ही ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं ड्यू टू सॉइल इरोजन। तो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, इस सॉइल इरोजन को अब हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जिनकी वजह से हम सॉइल इरोजन प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है प्लांट ट्रीज ऑन बैरन लैंड्स टू लिमिट सॉइल इरोजन। हमें उस लैंड पे प्लांट्स ग्रो करने हैं जिस लैंड पे क्या होगा, जो लैंड बैरन होगी, यानी कि बैरन लैंड्स पे हमें प्लांट्स ग्रो करने हैं। अब आप लोगों को पता ही है कि जो उनके रूट्स होते हैं वही रूट्स इन सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखते हैं, जिनकी वजह से सॉइल इरोजन प्रिवेंट की जा सकती है। सेकंड है मल्चिंग, द प्रोसेस ऑफ कवरिंग द ओपन सरफेस ऑफ ग्राउंड बाय अ लेयर ऑफ सम एक्सटर्नल मटेरियल। अब अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल मटेरियल है, सपोज करो कि हमारे पास ग्रास है, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, इनसे हम कवर करेंगे अपने फील्ड्स को, जिनकी वजह से सॉइल इरोजन कम किया जा सकता है। नंबर 3 जो है वो है फ्लफिंग अलोंग दी कंटूर लाइंस। स्पेस फार्मिंग, अब सपोज करो कि हम स्लोपी एरिया में रहते हैं, तो स्लोपी एरिया में बहुत ज्यादा खतरा होता है सॉइल इरोजन का। अब हम वहां पे सॉइल को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं सॉइल इरोजन से,
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें टेरेस फार्मिंग करनी पड़ती है, यानी कि हमें स्टेप लाइक स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं की वजह से हम सॉइल इरोजन कम कर सकते हैं। नंबर 5 इज यूज ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। आप जिस फील्ड में हम एग्रीकल्चर करते हैं तो आपको पता है कि हमें एग्रीकल्चर करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, फ्लफ करना पड़ता है, फ्लफिंग करनी पड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लफिंग वाला एरिया होता है वो ज्यादा प्रोन टू इरोजन होता है। अब इस एरिया को हम कैसे बचाएंगे, अपने फील्ड्स को हम कैसे बचाएंगे, हमें क्या करना है, हमें अपने फील्ड्स के बॉर्डर्स पे प्लांट्स ग्रो करने हैं विच कैन चेक दी स्पीड ऑफ विंड्स, और जिनकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो इरोड होने से बच जाएगी। सो दीज वर सम ऑफ द वेज बाय विच वी कैन प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। तो आप और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं एक और टॉपिक में एक और नई लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.